नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल की कार्यकाल पूरे होने पर उनकी उपलब्धियां बताने के लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय में सोमवार को प्रदर्शनी लगाई गई और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। प्रदर्शनी में दिल्ली सरकार के 100 दिनों के कामकाज के बारे में भी जानकारियां दी गई हैं। इसके साथ ही प्रोफेशनल मीट का भी आयोजन किया गया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की रूपरेखा को सबके सामने रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी की बस यात्रा को अब पहले से कई ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली IIIT दिल्ली में तैयार हुआ स्टार्टअप चार्टर्ड अब दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में डिजिटल टिकटिंग और रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा को सशक्त बना रहा है। ये केवल तकनीकी नवाचार नहीं है, बल्कि दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले महानगर में आम आदमी की रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी है। अब यात्रियों को बस का घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और न ही टिकट खरीदने के लिए जेब से नकदी निकालनी पड़ेगी। बसें कब कहां पहुंचेंगी, इसकी सटीक जानकारी और डिजिटल टिकटिंग के विकल्प से दिल्लीवासियों की यात्रा आसान हो गई है। वेलकम थाना क्षेत्र में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। मुफ्त खाना देने से इनकार करने पर बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ कर दी, कर्मचारियों को भी पीटा। आरोप है कि बदमाश रेस्टोरेंट संचालक से जबरन वसूली भी करता है। अपराध को पुलिस किस तरह से रोक रही है, ये वारदात एक बार की है। वारदात होने से 3 दिन तक पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक वेलकम थाना पुलिस के चक्कर काटता रहा, गुहार लगाता रहा। तो वहीं गुहार लगाने के बाद पुलिस ने पीड़ित नवीन की शिकायत पर चोट पहुंचाने समेत कई धाराओं में बदमाश के साथ आशु और करीम के खिलाफ शुक्रवार को केस दर्ज कर लिया था। पीड़ित दिल्ली के IAS विजय बिदुड़ी के करीबी रिश्तेदार हैं। नवीन अपने परिवार के साथ दक्षिणी दिल्ली में रहते हैं। वो बाबरपुर 100 फुटा रोड पर मिंट कैफे और लाउंज नाम से एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। अमेरिकी अधिकारी और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB के अधिकारी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। वे अब 12 जून को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे की जगह पर निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं। सऊदी से आए यात्रियों से भरे विमान में तकनीकी खराबी आई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान में चिंगारी निकली, इससे अफरा तफरी मच गई। विमान आज सुबह 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंची। फिलहाल सभी 250 यात्री सुरक्षित हैं। विमान हादसे में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता विजय रूपाणी के पुत्र ऋषभ रूपाणी ने कहा, दुख की इस घड़ी में सभी मृतकों को हमारे रूपाणी परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ये न सिर्फ हमारे परिवार बल्कि 270 परिवारों के लिए दुखद का समय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आत्माओं को मोक्ष दे। मैं सभी आरोग्य स्टाफ, सिविल डिफेंस, पुलिस बल, RSS कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस समय में जो राहत बचाव कार्य हुए हैं वो सराहनीय है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा पहुंच गए हैं। वो कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यहाँ पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात भी करेंगे। बिहार में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहाँ के वैशाली के नया गांव थाना क्षेत्र के NH-19 बाजितपुर के पास एक तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे पिकअप सड़क पर पलट गया। इस वजह से महिला समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान में आज प्री मानसून बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और इस दौरान राजस्थान में तेज आंधी आने, बारिश होने और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। माना जा रहा है कि राज्य में 25 जून के आसपास मानसून दस्तक दे सकता है। खबर नई दिल्ली से 15 जून 2025 को दिल्ली के कई इलाकों में इन दिनों नगर निगम और संबंधित सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान ने हजारों लोगों की नींद उड़ा दी है। वर्षों से बसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के मकानों, झुग्गी झोपड़ियों और दुकानों पर एक-एक कर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसमें से कई को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सरकार ने खुद उपलब्ध कराई थी।
इन इलाकों के निवासियों का कहना है कि ये सिर्फ अवैध कब्जा नहीं बल्कि उनके जीवन की पूरी पूंजी है। इनमें से कई मकान और दुकानें 20-30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं, जिनके लिए बिजली पानी के कनेक्शन बाकायदा रसीदों और कागजी प्रक्रिया के बाद दिए गए। निगम द्वारा टैक्स वसूला गया, बिजली पानी के बिल लगातार आते रहे और नागरिकों ने समय समय पर भुगतान भी किया। शास्त्री पार्क, सीलमपुर, संगम विहार और नरेला जैसे इलाकों के कई झुग्गी बस्तियां और पुराने मकान पिछले कुछ हफ्तों में तोड़े जा चुके हैं। एक स्थानीय निवासी सरिता देवी कहती हैं, हम यहाँ पिछले 25 साल से रह रहे हैं। बिजली पानी के मीटर सरकार ने लगाए, बिल दे रहे हैं, फिर आज ये कैसा अवैध हो गया। दूसरे निवासी ने कहा, हमसे वोट के समय वादा किया जाता है कि हमें पक्के मकान मिलेंगे, सुविधा मिलेंगी, लेकिन अब बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के घर तोड़ दिए जा रहे हैं। हमारे बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और जीवन सब बर्बाद हो गया। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि ये तोड़फोड़ अभियान अदालत के आदेश के तहत किया जा रहा है और जिन निर्माणों को अवैध पाया गया है उन्हें हटाना ज़रूरी है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कई स्थानों पर पुनर्वास की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनमें सभी को शामिल करना संभव नहीं है। अब सवाल उठते हैं। विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि कोई निर्माण पूरी तरह अवैध है तो सरकार ने वहां बिजली पानी कैसे उपलब्ध करवाई। वर्षों तक टैक्स और सेवा शुल्क लेकर सरकार ने इन बस्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता क्यों दी। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि मिश्रा कहती हैं, ये दोहरी नीति है। पहले वोट के लिए उन्हें बसाया जाता है, फिर अचानक बेघर किया जाता है। ऐसे कदम मानवीय और संवैधानिक दोनों स्तरों पर चिंताजनक है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों और पुराने निर्माणों पर बुलडोजर चलाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी तय है कि जब तक सरकार कोई स्थायी पुनर्वास नीति और पारदर्शिता नहीं अपनाती, तब तक ये कार्रवाई गरीबों और निम्न वर्ग के खिलाफ अत्याचार ही मानी जाएगी। दिल्ली के कई हिस्सों में बीते कुछ समय से झुग्गी झोपड़ियों को, वर्षों पुराने मकानों और दुकानों को तोड़े जाने की घटनाओं ने हजारों गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों को बेघर कर दिया है। स्थानीय प्रशासन इसे कोर्ट के आदेश और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया बता रहा है, लेकिन अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि क्या वाकई ये सब न्याय के नाम पर हो रहा है या इसके पीछे कुछ और ही वजह है। भारतीय कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों से अधिक समय तक किसी निजी जमीन पर लगातार शांतिपूर्ण और बिना विरोध के रह रहा है तो वो जमीन पर कब्जे का कानूनी दावा कर सकता है। सरकारी जमीन के मामलों में यह अवधि 30 वर्ष होती है, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां लोग 20 से 30 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। बिजली पानी कनेक्शन उनके नाम पर है, सरकार उनसे टैक्स भी ले रही है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर लोग कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर उन्हें उजाड़ने का आधार क्या है। कोर्ट के नाम पर कार्रवाई, लेकिन आदेश क्या कहता है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि वो केवल कोर्ट के निर्देशों का पालन कर रहा है, लेकिन कोर्ट के अधिकतर आदेश ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि किसी भी बेदखली से पहले नोटिस दिया जाए, पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। हालांकि ज़मीनी हकीकत ये है कि ना तो समय पर नोटिस दिए जा रहे हैं, न पुनर्वास सुनिश्चित किया जा रहा है। कई लोगों को रातों रात बेघर कर दिया गया। कहीं गरीब ही निशाना तो नहीं। सामाजिक संगठनों और कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि बेदखली की ये कार्रवाई एक तरफा है। दिल्ली में कई अमीर कॉलोनियां भी ज़मीन विवादों में है, पर वहां कोई बुलडोज़र नहीं चलता। सवाल ये भी है कि क्या गरीबों को ही आसान निशाना समझा जा रहा है। जनता का आक्रोश। स्थानीय निवासी ने कहा, हम 22 साल से यहाँ रह रहे हैं, सरकारी बिजली पानी सब हमारे नाम है, कोर्ट को सबूत दिए फिर भी घर तोड़ दिए गए, ये कैसा इंसाफ है। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं, तो लता एवी फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर करके इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।